जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, इससे पहले हम 6 क्लासेस कर चुके हैं और जो 6 क्लासेस करी थी, ठीक है, मैंने लाइव करी थी। और ये जो है, जो इसकी 7वीं क्लास, कौन सी इसकी 7वीं क्लास है। और ये जो वीडियो, ठीक है, डेली शाम को 7 बजे, ठीक है, डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर जो है, शाम को 7 बजे यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। और ये इसकी क्लास 7th है, ठीक है। और यहाँ पर हम जीके जीएस के टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम 1000+ MCQ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम 6 क्लासेस ले चुके हैं और ये इसकी हमारी 7वीं क्लास है। तो वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना, और डेली वीडियो शाम को 7 बजे आ जाएगी। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह या गयासुद्दीन बलबन? अगर हम बात करें गुलाम वंश की, ठीक है, तो गुलाम वंश की हम सबसे पहले बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1206 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? जो की थी तो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी स्थापना की थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, गुलाम वंश को हम दास वंश से भी कहते थे। क्या? दास वंश के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मामलूक वंश, ठीक है, इन सारे नामों से जाना जाता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं इसको स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। अब ये पूछा गया था कि गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो कि तीसरा शासक था, ठीक है, गुलाम वंश का। और जो इल्तुतमिश है, ठीक है, इसको गुलाम वंश का असली संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का असली संस्थापक कहा जाता है, यानी रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, ठीक है, इसको इल्तुतमिश को। और जो इल्तुतमिश है इसने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करी थी, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी तो उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। फिर उसके बाद जब इल्तुतमिश आया, ठीक है, तो उसने जो है तो राजधानी थी, ठीक है, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। अब बात करते हैं इल्तुतमिश, ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था। इसके अलावा इसका ये दामाद भी था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। और जो इल्तुतमिश है, ठीक है, इल्तुतमिश को जो है तो गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम भी इसको कहा जाता है, यानी स्लेव ऑफ स्लेव से कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो है तो इसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसकी? तुर्कान ए चहलगानी। तो इसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी। तुर्कान चहलगानी जिसमें 40 पावरफुल सदस्य होते थे, ठीक है, 40 पावरफुल तुर्क के सदस्य होते थे और यही सब कुछ डिसाइड करते थे, ठीक है। तो तुर्कान चहलगानी की स्थापना की। इसके अलावा जो इल्तुतमिश है तो इल्तुतमिश ने जो है तो चांदी का टंका, ठीक है, ये सिक्के चलवाए थे, चांदी का टंका एंड तांबे का जीतल, तांबे का जीतल, ये 2 सिक्के चलवाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इल्तुतमिश वही शख्स है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इसने, ठीक है, शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। फिर हम बात करते हैं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो है तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है तो ये पहली महिला शासक भी है, ठीक है, पहली महिला शासक या पहली मुस्लिम महिला शासक है भारत की, ठीक है, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इसने जो है तो 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। फिर हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, आराम साहब ये भी गुलाम वंश का था, लेकिन इसकी हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन जो कि गुलाम वंश का ये भी एक है, गुलाम वंश का सुल्तान था। गयासुद्दीन बलबन की बात करें, ठीक है, तो ये जो है तो ये नवरोज़ त्यौहार लेकर आया था, ठीक है, नवरोज़ जो कि एक पारसी त्यौहार था, ये त्यौहार लेकर आया था। इसने जो है तो सिजदा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसने सिजदा एंड पैबोस, सिजदा और पैबोस 2 प्रथाएं चलवाई थी, जिसके में ये होता था कि जैसे ही आप दरबार में आते हैं सुल्तान के, तो सुल्तान को आपको सजदा करना होगा और उनके जो है तो पैरों को चूमना होगा, ठीक है, ये था सिजदा। और इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन जो है, ठीक है, तो इसने जो तुर्कान चहलगानी जिसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। तो बलबन जब आया था तो बलबन ने सबसे पहले तुर्कान चहलगानी को क्या? इसने तुर्कान चहलगानी को जो है
तुर्कान ए चहलगानी को सबसे पहले इसने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इसने ख़त्म किया। सिजदा और फेमोस जो है तो ये प्रथा लेकर भी आया था कौन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो ये थे इन सब के बारे में, तो आप ये सारी चीज़ें हैं तो आप लिख लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो गयासुद्दीन बलबन है, ठीक है, इसने एक उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही। ठीक है, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही की इसने उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है ईश्वर की परछाई या खुदा की परछाई। ठीक है, ईश्वर की परछाई, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इनको नोट में ज़रूर लिखेंगे, और नोट बनाने के बाद जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होती है तो आप इसका रिवाइज ज़रूर करेंगे 5 से 10 मिनट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम पहली बार गाए गए थे? 1896 के, 1899, 1898, 1897। तो कौन सा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जहां पर वंदे मातरम गाया था? अगर हम बात करें वंदे मातरम, ठीक है, तो वंदे मातरम जो होती है आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। और जो आनंद मठ लिखा है तो किसने लिखा है? तो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनको चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है तो ये वंदे मातरम लिखा है, और क्योंकि ये आनंद मठ इन्होंने लिखा था और वहीं से जो है तो वंदे मातरम लिया गया है। तो अब ये पूछा गया कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया था किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के सेशन में? तो ये गया था 1896 के अधिवेशन में जो है ये गया था। और जो 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर? ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष थे इसके रहीमतुल्लाह एम सयानी। ठीक है, रहीमतुल्लाह एम सयानी जो है, ठीक है, ये इसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, आईएनसी के। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? इसकी की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी इसकी स्थापना हुई थी? एक विश्वविद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो जो राज्य मंत्री परिषद है इसमें जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तो ये किसके द्वारा की जाती है? ये पूछा है, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है, राज्य मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा ये की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है? रूस, इंग्लैंड, यूएसए या जर्मनी? तो पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है? अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, तो हमारे भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली? तो हमारे भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली है। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली है। अब बात करते हैं उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई। तो इसकी अवधारणा जो है तो ये रूस यानी सोवियत संघ से ली गई थी। ठीक है, रूस को उस समय क्या सोवियत संघ कहा जाता था। हम बात करते हैं भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं, भारत की 12 पंचवर्षीय योजना हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और ये 12वीं पंचवर्षीय। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी ये 1951 से लेकर 56 तक चली। फिर दूसरी 1956 से लेकर 61 तक, तीसरी 1961 से लेकर 66 तक, चौथी 1969 से लेकर 74 तक, पाँचवीं 1974 से लेकर 78 तक। और ये पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल चली थी। कितने? 4 साल चली थी ये वाली पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं। छठवीं की बात करें तो 1980 से लेकर 85 तक, सातवीं 85 से लेकर 90 तक, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक, 10वीं 2002 से लेकर 2007 तक, 11वीं 2007 से लेकर 2012 तक और 12वीं 2012 से लेकर 2017 तक चली। तो ये है भारत की सारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं। और जो है तो ये एक पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है ये सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ठीक है, तो पादप का हार्मोन पूछा गया है, कौन सा है? मेलेटोनिन, गैस्ट्रीन, साइटोकाइनिन या कोलिसिटोकाइनिन। तो जो पादप हार्मोन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन जो है, ठीक है, ये एक पादप हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, प्लासी की युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अलीवर्दी खान या मीर कासिम। तो प्लासी की युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? अगर हम बात करें प्लासी का युद्ध है तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था कब? ये हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस सेना की कमान संभाले था? ये था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इसकी कमान संभाले हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की। और वर्सेस किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला और इसकी फ्रेंच अलाइंस थी, फ्रेंच अलाइंस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था और इसमें जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये जीत गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जीत गई थी? क्योंकि जो सिराजुद्दौला था इसका एक सेनापति था जिसका नाम था क्या? इसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? इसका नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर जो है, ठीक है, ये गद्दार था और इसने जो है तो इसके साथ गद्दारी कर दी और जो सेना के सीक्रेट्स थे, ठीक है, आर्मी के सारे सीक्रेट्स जो है तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बता दिए और इसके बाद जो है तो ये युद्ध में जीत गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो है ये हार गया था। तो सिराजुद्दौला जब हारा तो उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद किसको नवाब बनाया गया? क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और फिर जब सिराजुद्दौला हारा तो इसका जो नवाब बनाया गया था तो ये बनाया गया था किसको? मीर जाफर को बनाया गया था, ठीक है, वही मीर जाफर जिसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दी थी, ठीक है, ये गद्दार था, ये बिक गया था अंग्रेजों के हाथों में। तो मीर जाफर जो है ये प्लासी के युद्ध के बाद ये पर बना था, लेकिन ये एक तरीके से जो है तो ये अंग्रेजों की कठपुतली था। क्या? अंग्रेजों की कठपुतली वश बनकर रह गया था मीर जाफर। और सिराजुद्दौला जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ा। फिर अलीवर्दी खान, ठीक है, तो अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बना था, ठीक है। और मीर कासिम, तो मीर कासिम जो है तो ये मीर जाफर का, ठीक है, मीर जाफर का ये दामाद था मीर कासिम और इसने 1764 के बक्सर युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जो वस्तुओं के आयात पर और निर्यात पर, ठीक है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो कर लगाया जाता था उसको क्या कहा जाता है? सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वैट या जीएसटी। तो इसको क्या कहा जाता है? तो जब आयात और निर्यात पर लगाया गया जो कर होता है तो उसको कहा जाता है सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखा है? ठीक है, तो अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखा है कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल या भूमध्य रेखा। चलिए इसका आंसर दीजिए। जब तक मैं थोड़ा, क्या मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, ठीक है, तो मुझसे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए, तो अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखा है तो ये है कौन सी? ये है भूमध्य रेखा। कौन सी है? ये है भूमध्य रेखा, तो जो कि अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्क रेखा जो है तो ये भारत से निकलती, कहाँ से? कर्क रेखा जो है ये भारत से निकलती है और भारत के 8 राज्यों से होकर भी ये निकलती है। इसकी बात जो है तो मैंने इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लिया तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन खात्मा, ठीक है, ये एक पुस्तक का नाम है। ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आरसी गंजू, अश्विनी भटनागर, दुर्जोय दत्ता या फिर दोनों एक और दोनों के द्वारा लिखी गई है। तो जो ऑपरेशन खात्मा, ठीक है, इसको आरसी गंजू एंड अश्विनी भटनागर दोनों ने मिलकर लिखा है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आरसी गंजू एंड अश्विनी भटनागर ने मिलकर लिखी है ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह जो है तो ये सूर्य से दूसरा ग्रह है, सूर्य से दूसरा ग्रह है ये, ठीक है, शुक्र। और जो शुक्र है तो शुक्र ग्रह को जो सबसे हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी यही है, चमकीला
सबसे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र। इसके अलावा इसको जो है तो ये भौर का तारा, भौर का तारा या इसको सांझ का तारा यानी शाम का तारा, ठीक है, सांझ का तारा भी इसको कहा जाता है। और जो है तो ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है कौन सी, शुक्र, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे चमकीला ग्रह भी है। सूर्य के बाद बुध के बाद दूसरे नंबर पर आता है सूर्य से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा में, सामाजिक कार्य में, साहित्य में या सिनेमा में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है तो किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य यानी लिटरेचर की फील्ड में ये दिया जाता है, ठीक है। किसके फील्ड में? लिटरेचर, साहित्य की फील्ड में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1905, 1921, 1926 या 1932? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और इसको जो है तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें सबसे पहला खोजे जाने वाला जो शहर था ये था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने की थी इसकी खोज जो की थी? तो की थी दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। ये जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे ये स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है सिंध पाकिस्तान में जो है ये स्थित है हड़प्पा, ठीक है। सिंध पाकिस्तान में ये स्थित है हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में पद्मा नदी बहती है? ठीक है, तो पद्मा नदी किस देश में बहती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका? अब ये क्वेश्चन आता है कि जो पद्मा नदी थी, पद्मा नदी है कौन सी? तो जो पद्मा नदी है, ठीक है, जो पद्मा नदी है तो ये इसको जो है तो गंगा नदी की, ठीक है, गंगा नदी की मुख्य धारा है एक, ठीक है, मुख्य धारा। और जो गंगा नदी की एक मुख्य धारा है, ठीक है, पद्मा। और ये कहाँ पर? ये बांग्लादेश में बहती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। इसको बांग्लादेश में जो है ये पद्मा कहा जाता है, ठीक है। गंगा नदी की मुख्य धारा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। तो ये किस देश में बहती है? तो ये बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। बांग्लादेश में बहती है, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में ये नहीं बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा? ठीक है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी पूछा गया है तो कौन सा है? दमनदीप, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर। तो अगर बात करें कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये जो है तो ये कौन सा? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो है तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा, तो लद्दाख जो है, ठीक है, तो लद्दाख जो है ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम बात करते हैं यहीं पर राज्यों की, ठीक है, तो राज्यों की अगर बात करें कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य की अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका राइट आंसर हो जाता राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है ये राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटे में आ जाता ये आ जाता क्या? इसका राइट आंसर हो जाता गोवा, ठीक है, ये हो जाता गोवा। अब यहीं पर ये भी पूछा जाता है कि अगर ये तो हो गई क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, किसकी? क्षेत्रफल की। अगर पूछ लेता कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाता? इसका राइट आंसर भी हो जाता लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप दो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। अगर पूछा जाता कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से तो ये हो जाता दिल्ली। क्या हो जाता? दिल्ली जो है ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। फिर अब बात करते हैं राज्यों की, ठीक है, तो राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करते हैं सबसे बड़ा राज्य तो ये हो जाता उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा पूछा जाता है राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से तो ये हो जाता सिक्किम। क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता सिक्किम, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लिख लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, मेरे पढ़ाने में और कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में डाउट होता है, तो आप इसको वीडियो जब आप देखते हैं, ठीक है, तो इसको कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में बता दें कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही, तो मैं, ठीक है, उसका समाधान भी कर दूंगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अंतः प्रकोष्ठिका, वही प्रकोष्ठिस, अंतर अंतरजगिका या उर्वरिका अस्तक। ठीक है, तो जो उर्विका है, ठीक है, उर्विका ये कहाँ पर आएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उर्विका अस्थि। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर गलती से जो है तो ये यहीं पर लिख गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी जो है, तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी उर्विका अस्थि जो है, ठीक है, तो ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कर्क रेखा के बारे में आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर अब करते हैं। तो कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा या झारखंड। अब बात करते हैं कि किन किन राज्यों से होकर निकलती है, और फिर उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा आपको कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है, तो इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक है। 20 है मिजोरम हो जाएगा, 3 है त्रिपुरा, 5 है पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड, झारखंड। तो ये है सारे के सारे राज्य जहाँ से जो है तो ये कर्क रेखा होकर गुजरती। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? तो ये है असम। ठीक है, असम से जो है तो ये नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा असम राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड में हुआ क्या था? तो चौरी चौरा कांड जो है, ठीक है, तो इसका पहले राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1922 में हुआ था। ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था। और इस कांड में क्या हुआ था? तो इस कांड में जो एक भीड़ थी, ठीक है, हिंसक भीड़ थी, इसने जो है तो पुलिस थाने में, पुलिस चौकी जो थी उसमें आग लगा दी थी। ठीक है, पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी एंड एक आम नागरिक, ठीक है, आम जो नागरिक थे, ठीक है, एक आम नागरिक और 22 पुलिसकर्मी जो है इस में मारे गए थे, क्योंकि एक जो भीड़ थी, ठीक है, तो उस भीड़ ये हिंसक हो गई थी। और वहाँ पर जो पुलिस चौकी थी, ठीक है, ये कहाँ पर? चौरी चौरा, ये कहाँ पर? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर ये कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था। और इसी कांड के बाद जो महात्मा गांधी है, तो उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को जो है ये स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने। तो चौरी चौरी कांड में जब यहाँ पर इसकी जांच हुई, ठीक है, इसकी जांच हुई थी, तो इसकी जांच में कम से कम 172 लोग जो है तो ये दोषी पाए गए थे। और इन सभी लोगों को जो है तो क्या फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, फांसी की सजा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 डैश से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 338 किस से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति से, या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 है, तो ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है? तो ये किसका है? लाल अंगस का, एशियाई भैंस, नीलगाय या गौर। तो जो घर है, ठीक है, तो किसका है? तो ये ज़्यादातर ये यहाँ पर ये गौर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गौर पाए जाते हैं। और जो नागरहोल और बांदीपुर ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, फुटबॉल, बास्केटबॉल या इनमें से कोई नहीं। तो जो विलियम जोन्स कप है, ठीक है, ये किससे, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। किस खेल से? बास्केटबॉल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? पर्थ स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, शेरे बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ है, एडन पार्क के न्यूजीलैंड के खिलाफ, या सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जो भी क्रिकेट फैंस होंगे, ठीक है, जो सचिन तेंदुलकर के उस टाइम पर फैन हो गए, तो सभी को पता होगा। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैच है, ठीक है, ये जो जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 100वां अपना शतक बताया था, ये मैच मैंने लाइव देखा था। ये पूरा का पूरा मैच मैंने लाइव देखा था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था। अब ये आंसर आता है क्वेश्चन कि किसके खिलाफ लगाए थे। तो इन्होंने जो है ये शेरे बांग्ला स्टेडियम में लगाया था, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। ठीक है, किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। और सचिन तेंदुलकर, जिनको हम मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनको जो है तो ये क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। क्या? क्रिकेट का भगवान, यानी गॉड ऑफ क्रिकेट भी इनको कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए हैं, और ओडीआई क्रिकेट यानी वनडे इंटरनेशनल में जो है इन्होंने कितने 49 शतक लगाए, कितने 49 शतक लगाए हैं। और ओडीआई में 49 शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इनका जो रिकॉर्ड तोड़ा, ये विराट कोहली ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, विराट कोहली ने जो है इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है ओडीआई में 49 शतक लगाने का। और जो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, ये एकमात्र खिलाड़ी है जिनके इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, 100 शतक है। अभी तक कोई भी खिलाड़ी जो है तो इस तक यहाँ तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, लेकिन जल्दी ही शायद जो है तो विराट कोहली इसको भी क्लियर कर देगी। ठीक है, ये 100 शतक का जो रिकॉर्ड है, ये शायद जो विराट कोहली है जल्द से जल्द तोड़ देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2020 पुस्तक द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? भारत यानी इंडिया 2020। ठीक है, इसका इंग्लिश में जो लिखा वर्जन होता है, ये कहता है इंडिया 2020। तो ये किताब किसने लिखी थी? जो किताब लिखी थी, ये लिखी थी एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने? अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम ने ये किताब लिखी थी। और अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके, ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम। और अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्या? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनको पीपल से प्रेसिडेंट भी कहा जाता था एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, और ये भारत के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसरो में ये साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो बिना बुझा चूना इसका रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है। तो ये जो है तो ये है CaO। क्या है? CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद ये कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है तो स्थित है कहाँ पर? तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर? नुब्रा घाटी के उत्तर में ये स्थित है सियाचिन हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मलेरिया और कालाजार निम्न में से किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये बीमारियां हैं मलेरिया और कालाजार। तो ये किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजुआ या विषाणु के कारण। तो ये जो होता है, ठीक है, तो ये प्रोटोजुआ के कारण होता है। ठीक है, प्रोटोजुआ के संपर्क में आने से जो है तो कालाजार और मलेरिया जैसी बीमारियां होती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड हम लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे जब तक आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाता। और अभी 2 तारीख से जो है तो आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।